नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज से हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। हमारे इस चैनल पर आपको पूरी बायोलॉजी पूरी फ्री में मिलेगी और आपको पीडीएफ सहित आपको जो रहेगा यहाँ पे सारा पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा क्लास 12th के पूरे बायोलॉजी का। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ से पूरी बायोलॉजी आप लोग फ्री में पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो बिना समय को गंवाए हम लोग कुछ बातें करते हैं यहाँ पर कि आप लोगों को ये कहाँ पे मिलेगा, वीडियो कैसे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और वो जिस चैनल का जो नाम है वो है प्रयास क्लास 10th एंड 12th। आप लोग यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे या आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो जाके चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उससे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम के जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बायो के, या जितने भी मैं आपको बायो की क्लास लूँगा सब आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। और मैं आपको केमिस्ट्री की भी क्लास दूंगा फ्री में, और आपको फिजिक्स की भी क्लास में आप लोगों को यहाँ पे फ्री में सब कुछ देने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं भी आप लोगों को उतना ही सपोर्ट करूँगा और उतना ही कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो बिना समय को गंवाए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारे आज चैप्टर का नाम है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का यहाँ पे नाम है। नाम क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये नाम है। ठीक, अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या, पुष्पी संरचना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पुष्प की संरचना क्या होती है। ठीक, इस पे आप लोगों का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है क्या करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, हमें क्या सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, पुष्प की संरचना। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक, इसको हम लोग समझते हैं क्या, पुष्प की संरचना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको, आइए। ठीक है, अभी आपके एनसीईआरटी की बुक में भी होगा, मैंने एक नोट्स के थ्रू में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके यहाँ से बताने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग इसे समझ पाएंगे। आप लोग बिल्कुल एकदम समझदारी से देखिएगा और बिल्कुल समझते हुए देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल इस स्ट्रक्चर में क्लियर कर दूंगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। देखो, ये नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट इस तरह से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो दो दो इस तरह से निकली हुई हैं, ठीक है, भाग, इसे हम बाह्य दल पुंज बोल देते हैं। ठीक है, ये जो है इसे हम लोग बाह्य दल पुंज बोल देते हैं, जो कि ये कि हम यहाँ पे चित्र वर्णन किए हुए हैं। ठीक, अब ये जो आपको पूरा बना हुआ है, ये जो बना हुआ है पूरा, ठीक है, इसे हम लोग बोल देते हैं अंडाशय। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं अंडाशय। उसके बाद ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम बोल देंगे दलपुंज। ठीक, ठीक है, अब जो इसके नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे जो इसके नीचे वाला पार्ट है इसको हमने बोला किया अंडाशय। ठीक, अब जो इसके ऊपरी वाला पार्ट है और पतला पार्ट है इसे हम बोल देंगे वर्तिका। वर्तिका, ठीक है। उसके बाद हम जो इसके ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोल देते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, 12th लेवल पे आपको इतना ही पढ़ना है, और भी विस्तार से पढ़ाई जाती हैं चीज़ें। ठीक है, पर मैं आपको 12th लेवल का बिल्कुल ही एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला चीज़ें होंगी इसे हम बोल देंगे वर्तिकाग्र। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो इस साइड में निकला हुआ है। ठीक है, इस साइड में निकला हुआ है इसे हम बोल देंगे परागकोश। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोल देते हैं परागकोश, और जो इसके नीचे वाला पार्ट है, इसके इस साइड वाला पार्ट है जो पतला सा पार्ट गया हुआ है इसे हम बोल देते हैं तंतु। ठीक है, डंठल तंतु। ठीक, अब ये जो परागकोश और तंतु डंठल है ये मिलकर बनाते हैं पुंकेसर। क्या, जो ये परागकोश है और तंतु डंठल है ये मिलकर बनाते हैं पुंकेसर। ठीक है, इतना समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जो ये बीच में पार्ट है, जो ये बीच में पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग बोल देते हैं बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, क्या होता है ये, गुरु बीजाणु धानी। ठीक, इतना हम लोग समझ पा रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है। ठीक है, हम सबसे पहले इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो ये वर्तिकाग्र है आपका और वर्तिका है, ठीक, ठीक है, उसके बाद और जो अंडाशय है ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पे, स्त्री केसर। ठीक है, ये तीनों मिलकर बना लेते हैं यहाँ पर आपको
स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे इतना आप लोग उम्मीद है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपको परिभाषा पूछ ले कि पुष्प की संरचना का परिभाषा लिखिए, ठीक है। आपको डिफिनीशन पूछ लिया जाए यहाँ पे कि डिफिनीशन क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे, ठीक। ये हमने लिख के बताया है आपको बेहतरीन तरीके से, ये देखिए, ठीक है, कैसे लिखना है। आवृतबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण, उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आवृतबीजी में, आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनका विशिष्ट लक्षण, उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद समझते हैं हम क्या, एक पुष्प में चार चार वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बाह्यदल पुंज, ठीक है। बाह्यदल पुंज जो कि ये बाहर के साइड में है, जो कि हमने बताया यहाँ पे क्या, जो बाहर के साइड में है इसे हम बोल देते हैं बाह्यदल पुंज, ठीक है। ये हो जाता है बाह्यदल पुंज आपका, ठीक। उसके बाद उसके बाद आता है दलपुंज, ठीक, जिसे हम बोलते हैं कोरेला, ठीक है, दलपुंज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पुमंग, ठीक, फिर जायांग, ठीक है। ये चार प्रकार होते हैं, ठीक है, ये चार प्रकार होते हैं। इसी स्ट्रक्चर में वो भी आता है, इसी स्ट्रक्चर में वो भी आता है, ठीक है। तो ये आपका ये पुंकेसर हो गया है, ठीक है। इसे हमने अच्छे से समझा दिया, इतना समझ गए होंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पुष्प की। एक पुष्प में चार वक्र पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, कैलिक्स, दलपुंज, पुमंग और जयांग, ठीक, इतना समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। बाह्यदलपुंज, क्या लिखा हुआ है, बाह्यदलपुंज तथा दलपुंज सहायक वक्र होते हैं, ठीक है। जबकि पुमंग और जयांग आवश्यक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि पुंकेसर यानी कि पुमंग और जयांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन अंग में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहा जाता है। अब जो आपको मैंने यहाँ पे बताने वाला था अभी, कि हमने इसे पुंकेसर बोला है, ठीक है, जो हमने अभी इसे पुंकेसर जो जिसे बोला था हमने, ठीक है, ये क्या होता है, यही होता है पुमंग, यही होता है आपका यहाँ पे पुमंग, यही होता है, ठीक है, जो यहाँ पे है पुमंग आपका यही होता है, ठीक। और उसके बाद जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये होता है जयांग, ठीक है, ये होता है जयांग। इतना आप लोग अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं इसमें बाह्यदलपुंज यानी कैलिक्स क्या होता है, इसका परिभाषा आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह पुष्प, ठीक है, यह पुष्प एक प्रथम वक्र होता है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है, ठीक। बाह्यदलपुंज आप लोगों ने देखा पत्ती के आकार का होगा, ठीक है, सबसे नीचे के साइड में होगा, ठीक। बाह्यदलपुंज अनेक बाह्यदलों यानी सेपल से मिलकर बना होता है, ठीक। जो बाह्यदलपुंज होता है वो अनेक मतलब बाह्यदलों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं दलपुंज की, ठीक, कोरेला की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, यह पुष्प एक दूसरा वक्र है जो अनेकों दलों यानी पेटल्स से मिलकर बना होता है, ठीक। अब आपसे परिभाषा, आपसे बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है कि दलपुंज का परिभाषा बताइए, दलपुंज किससे मिलकर बना होता है, ठीक। इस पर आप इसे आप समझाइए, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागण में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का होता है। अब इसे पता होगा कि परागण कैसे होता है, जब कीट उस पर आके बैठ जाते हैं परागण पर, तभी क्या होता है, परागण होता है, ठीक है। तो इतना आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कैसे होगा। परागकण कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कौन, जो दलपुंज यानी कोरेला होता है। कोरेला का क्या काम होता है, मुख्य काम होता है, जो कोरेला का यहाँ पे मुख्य काम होता है, जो कोरेला का यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुख्य मुख्य काम होता है, वो होता है, वो होता है परागगण में कीटों का अपनी तरफ आकर्षित करना। क्या करता है ये पराग, जो दलपुंज होता है वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है, इसका यही काम होता है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पुमंग यानी एंथ्रेसियम जिसे हम बोल देते हैं, ठीक। हम उसे पढ़ते हैं पुमंग को। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है, ठीक। यह एक एक या एक से अधिक पुंकेसरों यानी स्टेमन से मिलकर बना होता है, ठीक। पुमंग पुष्प का एक नर भाग होता है, ठीक है। पुमंग जो होता है वो एक पुष्प का नर भाग होता है, ठीक।
इतना समझ पा रहे होंगे। अब आगे बात करते हैं कि एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ठीक। सबसे पहला जो होता है यहाँ पे क्या, वो होता है परागकोश, दूसरा होता है पूतंतु यानी फिलामेंट जिसे हम बोल देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। पांचवा नंबर जो हमारा था वो था, जो चौथा नंबर हमारा था वो था क्या, जयांग। ठीक है, तो यहाँ पर हम जयांग को पढ़ते हैं। ठीक, यानी गायनोसिम जिसे हम बोल देते हैं। यह पुष्प का चौथा चौथा व आखिरी चक्र है। यह पुष्प का मादा भाग होता है और जयांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों यानी कार्पेल से मिलकर बने होते हैं और इसके तीन भाग होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे कि जो हमारा पुमंग यानी एंथ्रेडियम होता है, एंथ्रेसियम होता है, वो कितने भागों में मिलकर बना होता है, दो भागों में मिलकर बना होता है। ठीक, कितने भागों में मिलकर बना होता है, दो भागों में मिलकर बना होता है। और जो जयांग हमारा होता है वो जयांग हमारा तीन भागों में मिलकर बना होता है। वो होता है वर्तिकाग्र, वर्तिग्रा और यहाँ पे अंडाशय। ठीक है, इस तरह से ये तीनों होते हैं। ठीक। अब बात करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं, कुछ स्टेप समझते हैं। आवृतबीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है। अब जो यहाँ पे पुष्प होता है वो पुष्प क्या होता है, आवृतबीजी पौधों में पुष्प लैंगिक अंग होता है। ठीक है। अब पुष्प में नर जनन अंग के रूप में पुंकेसर तथा मादा जनन अंग के रूप में क्या होता है, स्त्री केसर का निर्माण होता है। ठीक है। पुंकेसर मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, पुंकेसर मतलब कि यहाँ पे हो गया जयांग, यहाँ पे पुमांग। ठीक है। उसके बाद स्त्री केसर व जयांग के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण और महाबीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पुंकेसर व जयांग के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण व बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ पा रहे होंगे। उसके बाद परागकण से नर युग्मोद्भिद यानी मेल गेमेटोफाइट एवं महाबीजाणु से मादा युग्मोद्भिद यानी फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट, ये डबल एच हो गया, इसे मिस्टेक हो गया है थोड़ा। फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। कैसे होता है, परागकोण से नर युग्मोद्भिद, परागकोण से नर एवं महाबीजाणु से मादा युग्मोद्भिद। ठीक है, महाबीजाणु से मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। ठीक, इतना आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब बात करते हैं नर युग्मोद्भिद से। नर युग्मक यानी फीमेल गैमेट बनता है और माता युग्मोद्भिद से अंडकोश का यानी एग सेल बनता है। ठीक। उसके बाद आता है नर युग्मक एवं अंड कोशिका संयुग्मन से युग्मनज यानी जायगोट बनता है। ठीक, ये अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा नर युग्मक है, जो यहाँ हमारा नर युग्मक है और अंड कोशिका है, जब इनका संयुग्मन होता है तब क्या बनता है, युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। ठीक। उसके बाद है कि निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं और बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, बीज के अंकुरण से क्या होता है, नए पौधे का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक। ठीक है, इतना आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से तीन अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। ठीक है। अब जो इनकी घटनाएं होती हैं, कैसे जाके बीज बन जाता है, बीज से क्या बनता है, अंकुरण होते हैं, अंकुरण से एक नया पौधे का निर्माण होता है। अब जो इनकी घटनाएं हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक, इनकी तीन घटनाएं होती हैं और सबसे पहला वो है निषेचन पूर्व घटनाएं और दूसरा यहाँ पे है वो है निषेचन, तीसरा है निषेचन पश्चात घटनाएं। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद निषेचन होगा, उसके बाद में निषेचन के बाद क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, आते हैं सबसे पहले पुमंग पर। पुमंग पुष्प का एक नर जनन अंग है। ठीक, ये हमने पहले ही समझ लिया कि जो पुमंग होता है वो पुष्प का एक नर जनन अंग होता है। ठीक, पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु पण कहते हैं। ठीक, ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो पुमंग की इकाई, जो पुमंग होता है, पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक, आवृत बीजी पुष्पों का
परागकोश दो पालियों वाला होता है। ठीक, अब जो आवृतबीजी पुष्प होते हैं उनका परागकोश कैसा होता है, दो पालियों वाला होता है। ठीक है, दो पालियों मतलब कि एक ऐसे मिलकर और ऐसे दो पालियों वाला बना होता है। ठीक है, दो पालियों वाला यहाँ पे बना होता है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है क्या, अतः आवृतबीजी परागकोश द्विपालित संरचना है। ठीक, प्रत्येक परागकोश पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो मैंने बनाया इसमें क्या होता है, दो प्रकोष्ठ इस तरह से इस कट कट के बने होते हैं, इसमें दो प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक, क्या होता है, द्विपालित होता है। ठीक, ये क्या होता है, द्विपालित होता है। ठीक, उसके बाद में दो प्रकोष्ठ होता है। ठीक है, दो प्रकोष्ठ होता है। जो इस पॉइंट को आपने समझा होगा कि आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होती है। ठीक, जो आवृतबीजी परागकोश होता है वो कैसा होता है, द्विपालित होता है। यहाँ पे कैसा होता है, द्विपालित होता है। ठीक, उसके बाद प्रत्येक कोश का पाली में दो प्रकोष्ठ होता है। ठीक, और इन्हें हम परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमने बताया क्या होता है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसमें इसमें तो परागपुट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं परागपुट या लघु बीजाणुधानी। ठीक, लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग कणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो लघु बीजाणुधानी होता है उनके अंदर ही पराग कणों या लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। ठीक है, इतना आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर जब तक आप लोग को चीज़ें याद नहीं होंगी, आप लोग बेसिक से चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, तब तक आप लोग क्वेश्चन को ना तो लिख पाएंगे ना तो आप लोग टिक लगा पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना कैसे होती है इस बारे में समझते हैं। एक परागकोश द्विपालित होता है। ठीक, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि जो परागकोश होता है द्विपालित होता है, उसमें क्या होता है, दो क्या होता है, परागकोष्ठ मतलब प्रकोष्ठ भी होते हैं। ठीक है, अब लिखा प्रत्येक में दो प्रकोष्ठ, यहाँ पे हमने बताया नहीं कि दो प्रकोष्ठ होता है, तो यहाँ पे हम बताया कि दो प्रकोष्ठ होता है। ठीक, कोष्ठ या प्रकोष्ठ बोल सकते हैं इसे। और लिखा पूर्ण परागकोश में एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। अब जो हमारा पूर्ण परागकोश होता है उसमें एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। ठीक है, और इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसके चारों कोनों पर जो होते हैं एक लघु बीजाणुधानी होता है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी होता है। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं का अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। क्या होता है, अर्थात परागकणों का यहाँ पर निर्माण होता है। क्या हमने बताया कि कि लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये क्या होता है, चार ये बन गए। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद ये जो आपने पढ़ा कि चार एक चतुष्फल की रचना होती है और इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं लघु बीजाणुधानी। ठीक है, अब बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित चार परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सबसे पहला बाहर त्वचा जिसे बोल देंगे एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद है अंतस्थीसियम। ठीक है, उसके बाद है मध्य परत और टेपिटम। ठीक, आइए इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मिस के बारे में, मतलब कि बाह्य त्वचा जो होता है उसके बारे में। यह सबसे बाहरी और एक परतीय चपटी सतह होती है। क्या होती है, ये सबसे बाहर होती है। ठीक, उसके बाद क्या होती है, एक परतीय चपटी सतह होती है। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं अंतस्थीसियम के बारे में। यह एक दूसरी एक परतीय होती है। ठीक, ये दूसरी होती है और क्या होती है, एक परतीय होती है, और ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। ये भाई आपका जो है वो एमसीक्यू यहाँ पे आपसे पूछ सकता है इस चैप्टर की, जो अंतस्थीसियम होता है इसका कार्य क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये स्फुटन में सहायता करता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मध्य परत क्या होती है। मध्य परत के बारे में बात करते हैं। मध्य परत, यह परत 3 से 5 स्तरीय होती है। अब जो मध्य परत यानी मीजोडर्मिस होता है वो आपका यहाँ पर 3 से
5 परत का होता है। ठीक, अब बात करते हैं जो सबसे चौथा पॉइंट है वो है लास्ट वाला, कि ये पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत होती है। ठीक, क्या होती है? एक स्तरीय परत होती है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दिया हमने, ये बना के पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये आपका चतुष्फलकीय संरचना हो गया। ठीक, चतुष्फलकीय संरचना हो गया। उसके बाद इसको हमने देखा यहाँ पे, इसी को हमने बना के यहाँ पे देखा है। तो ये जो हो गया, ये बाह्यत्वचा हो गया। ठीक, ये कैसी होती है? एक परतीय होती है। अंतःस्थितियम, ये भी एक परतीय होती है, बाहर की तरफ है। ठीक, अब जो मध्य परत है ये कम से कम 3 से 5 परत का होता है। ठीक, ये बिल्कुल क्लियर है। अब जो टेपिटम होता है ये एक पिरामिड के आकार का होता है और एक स्तरीय होता है। ठीक, अब जो पिरामिड है, जो आपका जो टेपिटम है, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि टेपिटम का आप लोग परिभाषा बताइए। तो आप लोग टेपिटम का परिभाषा बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये जो होता है ये पिरामिड के आकार की होती हैं। ठीक है, अब टेपिटम के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पे लिखे गए हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। आपसे पूछ सकता है एक बोर्ड एग्जाम में कि आप टेपिटम के कार्य लिखिए। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि टेपिटम जो होता है, टेपिटम का कार्य लिखिए। ठीक है, तो टेपिटम का आप लोग कार्य यहाँ से याद करके बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकते हैं। यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अब जो लघु बीजाणु बन रहे होते हैं उनको जो क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद यह पराग कीट का निर्माण करता है। ये और क्या करता है? पराग कीट का यहाँ पे निर्माण करता है। टेपिटम एक स्पोरोपोलिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है। ठीक है, जो टेपिटम होता है वो एक स्पोरोपोलिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो टेपिटम होता है वो किस प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि जो स्पोरोपोलिन होता है उसका निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रखता है। ठीक, ये टेपिटम के कार्य हैं। उसके बाद ये केलस एंजाइम का स्रावण करके लघु बीजाणु को स्फुटन में सहायता करता है। ये जो केलस एंजाइम होता है उसका स्रावण करता है और लघु बीजाणु के स्फुटन में भी सहायता करता है। अब लघु बीजाणु जनन क्या होता है, यानी इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। माइक्रो स्पोरेंजेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आइए समझते हैं कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है। ये होता है कि लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने पर होता है। ठीक, सबसे पहले क्या होगा? लघु बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है। लघु बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, जिससे प्राप्त प्रतियों को द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मृत कोशिका कहलाती है। ठीक, जिससे प्राप्त होती है द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मृत कोशिका कहलाती है। ठीक, लघु बीजाणु मृत कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। ठीक है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं और उन्हें हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक, यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और 4 पराग कणों का निर्माण करते हैं। ठीक है, 4 पराग कणों का करते हैं? निर्माण करते हैं। पराग कोश का स्फुटन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पराग कोश का जो स्फुटन होता है वो कैसे होता है। ठीक, अब जो पराग कोश का स्फुटन यहाँ पे हुआ है इसको हमने स्ट्रक्चर के रूप में बताया है कि ये पहले इस तरह से बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये पराग कोश स्टोमियस बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। तो हमने आज एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग दूसरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम वीडियो को लेकर आएंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है तो आज हम यहीं तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहाँ तक हम आगे पढ़ेंगे कि पराग का स्फुटन होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिएगा। अगर वीडियो को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।